भाजपा लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है। इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका निभा रहे हैं वो है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज सिंगटा और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक मीडिया। आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। सर, एक ऑल ओवर सा अगर हम लेकर चले, हाल ही में भाजपा की जो है कार्य समिति की बैठक हुई है 3 दिवसीय। क्या कुल मिलाकर जो है इसका परिणाम निकला है? देखिए, कार्य समिति की बैठक नियमित रूप से हुई है। राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है और वो बैठक हुई और उस बैठक में एक रोड मैप तैयार किया है कि आने वाले समय में अब हमको कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम बना करके निकलना चाहिए। प्रदेश की जनता ने हमको विपक्ष में बैठने के लिए जनादेश दिया है और उसका सम्मान करते हुए हम योजना बनाए और जो जन विरोधी निर्णय प्रदेश सरकार के हैं उन निर्णयों के खिलाफ लोगों के बीच में जाएं, बात कहें, ताकि लोग जो है वो हकीकत को समझ सके। प्रदेश अध्यक्ष है सुरेश कश्यप जी, उनका कार्यकाल लगभग समाप्त होने को है और आपके समय में ही वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे। अब ऐसे में क्योंकि भाजपा चुनाव भी प्रदेश के अंदर हार चुकी है, क्या ऐसे में एक्सटेंशन उनको दिया जाएगा या कोई नया प्रदेश अध्यक्ष चुनकर आएगा? देखिए, अभी तक इस सारी बात को लेकर के कहना उचित नहीं होगा और ये मेरा विषय भी नहीं है। ये संगठन तय करता है। हमारे पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं के साथ चर्चा होगी। चर्चा के बाद निर्णय जो होगा सो होगा। देखिए, सीपीएस के मुद्दे को लेकर आप शुरू से ही बात कर रहे हैं। जब सीपीएस नियुक्त किए गए थे तब से ही आप कह रहे हैं। किस तरह से भाजपा जो है देखती है, क्या कोर्ट इसको लेकर जाया जाएगा और किस तरह की कार्रवाई की मांग भाजपा करेगी? नहीं, देखिए, अभी तक हम तो उसको लीगली एग्जामिन कर रहे हैं। अभी तक के हमने पूरे देश भर में जिन जिन राज्यों ने सीपीएस बनाए थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो जो है वो निरस्त किए हैं, वो सारे निर्णय दिए हैं, वो सारे निर्णय पड़े हुए हैं। तो ऐसे में हम थोड़ा एग्जामिन कर रहे हैं। हम जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन विचार करने के बाद निर्णय करेंगे, सोचेंगे। हाल ही में उप मुख्यमंत्री ने भी एक बयान दिया है और इससे पहले आप भी इस पर बात कह चुके हैं कि चंडीगढ़ को लेकर, चंडीगढ़ का जो 7.19% हिस्सा है उस पर हिमाचल जो है वो अपना दावा कर रहा है। इसमें भाजपा का क्या स्टैंड है और आपका व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का स्टैंड है? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर इस पर स्टैंड होने का प्रश्न पैदा नहीं होता और भाजपा का मत और हमारा मत सबका एक जैसा है और सरकार का मत भी उस तरह से है। जो हिस्से के मुताबिक जो बातें कही जाती हैं, जो हमारा हिस्सा है, उस पर निश्चित रूप से हमको कायम रहना चाहिए। हमको अपनी बात तर्क के साथ, लॉजिक के साथ लड़नी चाहिए और ये हिस्सा मिले तो मुझे लगता है कि हिमाचल का हित होगा। इससे पहले आप मुख्यमंत्री रहे, आपने भी बात कही, केंद्र में भी भाजपा की सरकार रही और मोदी सरकार को बहुत ही स्ट्रांग सरकारों में से काउंट किया जाता है। क्या इससे पहले क्यों इस पर बात नहीं की गई? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी रही? ये देखो, बात देखिए, ऐसे हैं, ऐसे मामले देखो, इसमें कोई संघर्ष करके, लड़ाई करके ऐसा तो नहीं होता है। ये तो वार्ता के माध्यम से चर्चा हुई है, अलग स्तर पे हुई है, लेकिन उसके बावजूद हम यही कह रहे हैं कि इन सारी चीजों को लेकर के विचार आने वाले समय में खुला रखना चाहिए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। विधायक निधि को लेकर आपने भी बात कही है और लगातार भाजपा के जो विधायक हैं वो भी इसको लेकर बात कह रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं? देखो, विधायक निधि बंद करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। चुने हुए प्रतिनिधि है। विधायक निधि इसलिए दी जाती है ताकि विधायक लोगों के बीच में जाकर के जब लोगों की समस्याओं को देखते हैं तो लोग मांग करते हैं यहाँ सड़क बननी चाहिए, यहाँ पुल बनना चाहिए, यहाँ स्कूल का भवन बनना चाहिए और जो जरूरी लगता है उसके बारे में विधायक जो है वो निर्णय लेता है, फिर अपनी प्राथमिकता में उसको शामिल करता है। उसके लिए बजट प्रावधान करने के लिए उसके पास सही मायने में सीधा तरीका जो है वो विधायक क्षेत्र विकास निधि होती है और विधायक क्षेत्र विकास निधि हमारी सरकार ने 1 करोड़ 20 लाख से बढ़ा करके हमने इसको 2 करोड़ तक पहुंचे और हमने उसमें से 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिया और अंतिम जो एक किस्त जो बचती है 31 मार्च से पहले कि वो किस्त उनको जारी करनी चाहिए। यही मैं उम्मीद करता हूं कि उनको जारी करनी चाहिए और तुरंत करनी चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधियों का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लगभग 60 दिन से ऊपर हो चुका है, 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में सरकार भी कह रही है कि विपक्ष के जो नेता है, चाहे वो स्थानीय नेता है जहां पर सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, वो भी आए और सरकार का सहयोग करे ताकि जो विवाद है वो सुलझ सके। जैसा कि आपने भी अभी कहा कि 150 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान सरकार को हो चुका है। इस तरह से किस तरह से जो भाजपा है या चुने गए जो भाजपा के विधायक है वो किस तरह से इसमें साथ देंगे या सरकार का किस तरह से सहयोग करेंगे? देखिए, इस सारे विषय को लेकर के अभी तक तो हमारे पास किसी ने इस तरह से बातचीत की नहीं। हमारे
वहाँ बिलासपुर के विधायक जो है वो जो ट्रक ऑपरेटर यूनियन के साथ बैठे भी थी, चर्चा भी की, उनके सहयोग की भी बात कही। हमारा तो सीधा सा मानना है कि ये विषय स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, निर्णय करना चाहिए था उनको, अभी तक मध्यस्थता करनी चाहिए थी और रास्ता निकालना चाहिए। और इसमें उचित नहीं है, अभी तक हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू का ही लॉस 150 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। और हिमाचल के लिए इस तंगी की हालत में 150 करोड़ रुपए का नुकसान होना और वो ऐसी सिचुएशन में होना, तो वो मुझे लगता है कि वो अफोर्डेबल नहीं है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि सारा काम छोड़ करके बैठना, बातचीत करना और उसका रास्ता निकालना। आप साथ देंगे? हम निश्चित रूप से हमारा सहयोग होगा उसमें। चलिए, अब वर्तमान आज की बात पर आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने इसको लेकर की है। मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि श्रीलंका जैसे हालात प्रदेश के हो सकते हैं और लगातार सीएम कह रहे हैं कि प्रदेश पर 75,000 करोड़ का कर्ज जो है भाजपा सरकार छोड़कर गई है। उसके साथ ही 11,000 करोड़ की देनदारी है, जो कर्मचारियों की देनदारी है वो छोड़कर भाजपा गई है। किस तरह से आप देखते हैं, कितना सही मानते हैं इसको? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि हिमाचल की तुलना श्रीलंका के साथ करना, और इस तरह से एक ऐसा माहौल खड़ा हो गया पूरे प्रदेश भर में। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जानकारी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं। तो श्रीलंका में वास्तव में ये हुआ है कि वहाँ अर्थव्यवस्था की स्थिति ये है आज की तारीख में, जिसमें नौजवानों को रोजगार के लिए रास्ते बंद हो गए हैं, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशन, कर्मचारियों ने जो अपनी नौकरी पूरी की है उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, सड़कों के काम बंद, पुलों के काम बंद, विकास के कार्य बंद, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजों के लिए जो वहाँ का श्रीलंका का देश दूसरे देशों पर आश्रित है, वहाँ से सहयोग बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। कुछ देश मदद कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसे पेट्रोल डीजल, उनको मिलने में कठिनाई आ रही है, बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही है। और आईएमएफ की ओर से जो जितना लोन की एक लिमिट हो सकती थी, उस लोन को बार बार ले रहे हैं, ज़्यादा ले लिया उनने। तो ऐसी स्थिति को अगर हिमाचल के साथ वो कंपैरिजन करे तो एक दहशत का माहौल खड़ा होगा, बेरोजगार भी सड़कों पर आ जाएगा। कि रोजगार देने वाली 5 लाख की नौकरी देने की बात कही और यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति है। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में विकास की बातें करने वाली सरकार, तो यहाँ पर सारे विकास के काम सारे बंद करने की स्थिति आ रही है। तो ये चिंता का विषय है। इस तरह से मुझे लगता है कि उनको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, और हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक करना है उस पर सारी बात को लेकर के काम करना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि विधायक निधि बंद कर दो, स्कूल संस्थान बंद कर दो। ये कोई तरीका नहीं है विकास करने का। विकास सतत एक प्रक्रिया है, पूर्व की सरकारों ने भी किया है, वर्तमान सरकार करे, ये एक उम्मीद है लोगों को कि वर्तमान सरकार भी काम करे। आपने कहा कि डिनोटिफाई कर दिया है, संस्थानों को बंद कर दिया है। कांग्रेस की सरकार कहती है कि जब आप सत्ता में आए थे आपने भी कई संस्थानों को बंद किया था, जैसा कि आपने भी कहा था कि 21 कॉलेज खोल दिए गए थे एक हफ्ते के अंदर, तो कुछ संस्थानों को भाजपा द्वारा भी बंद किया गया था, ऐसा कांग्रेस का कहना है। कितना सही है? देखो, उचित नहीं है, उनका कहना बिल्कुल गलत है। जो फंक्शनल इंस्टीट्यूट कर दिए गए थे उनमें से कोई बंद नहीं किया। हाँ, जो फंक्शनल नहीं हुए थे वहां उनको बाद में रिव्यू करने के बाद कुछ जगह खोले हैं, कुछ जगह जस्टिफिकेशन नहीं थी, वो बहुत कम है। वो 2 4 6 ऐसे संस्थान होंगे पूरे प्रदेश भर में, लेकिन ऐसा निर्णय नहीं लिया हमने हिमाचल प्रदेश में, जहां उनने लगभग 650 इंस्टीट्यूट बंद कर दिए और लगभग 350 से ज्यादा 400 के लगभग 382 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनको भी बंद करने की फाइल मूव करा दी है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं आज से पहले। महिलाओं को 1,500 रुपए देने को लेकर लगातार बैठकें हो रही है, दूसरी बैठक उसको लेकर हो चुकी है। अब जो है एक फाइनल नंबर अभी तक निकला है, जो बैठक में फिलहाल के अनुसार वो 10 लाख के करीब महिलाओं का निकला है। और ये भी बात पिछली बैठक में कही गई थी कि एक महिला को घर से दिया जाएगा। हालांकि जो मैनिफेस्टो था कांग्रेस का, उसमें कहा गया था कि सभी महिलाओं को, 18 से 60 वर्ष की महिलाएं जो रहेगी उनको दिया जाएगा। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, इनके लिए अपने आप जो है गले की फांस बन गई है। इलेक्शन में घोषणा करती हैं सरकारें,
ये पार्टियां, लेकिन उसको लागू कैसे करना उसके लिए गुंजाइश छोड़नी चाहिए। उस वक्त गला फाड़ फाड़ करके बोलते रहे कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि ओपीएस लागू करेंगे। पहली बैठक का पहला निर्णय कैबिनेट का अभी तक वो हो नहीं पाया। कैबिनेट की पहली बैठक भी हो गई, कहा कि महिलाओं को 18 साल से 60 साल की आयु के लिए नवंबर के महीने से उनके जो यहाँ जितने प्रचार करने वाले आए थे सब लोगों ने कहा पहली बैठक में नवंबर के महीने से आपको 1500 रुपये आपके खाते में आने जरूर। अब लोग इसी बात का, जब पहली बैठक में आपने निर्णय करने की बातें कही, आपने बोला ऐसा बोला होता कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम इस तरह से विचार करें, हम इस तरह का निर्णय लेंगे, समझ में आता है। लोगों को लगता है कि भाई कि सरकार आने के बाद 2 साल हो सकता है, साल भी हो सकता है, लेकिन पहली बैठक में पहली कैबिनेट की बैठक में तो ऐसी बातों को लेकर के आपने अपना गले के लिए अपने आप फांस तैयार की है, तो इसलिए इसको भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।